अफगानिस्तान की पहाड़ी और पथरीली जमीन की तपिश ने एक बार फिर पूरी दुनिया को झुलसा दिया है। अफगानिस्तान के करीब 4.25 करोड़ की आबादी के सामने 2021 में 1998 की तस्वीर एक बार फिर जिंदा उठी है। जिंदा हो उठी है क्योंकि 23 साल बाद तालिबान फिर लौट आया है। पूरे 20 साल तक अमेरिका ने खुद को अफगानिस्तान में झोंक दिया। इन 20 सालों में लगभग 61 लाख करोड़ रुपए फूंक डाले। इन 20 सालों में करीब 3.5 लाख अफगानी फौज को तैयार करने के दावे किए गए, लेकिन 20 सालों के ये सारे दावे तालिबान ने महज 10 दिनों में ही हवा कर दी। सिर्फ 70,000 तालिबानी लड़ाके अफगान के 3.5 लाख सैनिकों पर भारी पड़ गए। और इसके साथ ही अफगानिस्तान में 1998 की कहानी 2021 में फिर से दोहरा दी गई। तालिबान लौट आया है। पर सवाल यह है कि 20 साल से सोया तालिबान अचानक कैसे जागा। 20 साल से सोया तालिबान बिना खून खराबे के काबुल के राष्ट्रपति भवन तक कैसे पहुंच गया। अमेरिका की वो ट्रेनिंग के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए के वो खर्चे सब कहां गए। खुद अमेरिका अफगान को इस हाल में छोड़कर क्यों गया। तो पूरी कहानी समझने के लिए 101 साल पुरानी कहानी से शुरुआत करते हैं। अंग्रेजों की गुलामी से अफगानिस्तान आजाद हो चुका था। आजादी के बाद अफगान में राजशाही शुरू हुई। शाह परिवार की यह राजशाही अगले 54 साल तक चली। अफगान के आखिरी राजा मोहम्मद जहीर शाह 1973 में बीमार पड़े। इलाज के लिए इटली गए, लेकिन उनके इटली जाते ही उन्हीं के सेनापति दाऊद खान ने तख्ता पलट कर दिया और खुद को अफगान का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। दाऊद खान ने अवाम से वादा किया कि वो नया संविधान लाएगा, लेकिन 1977 में दाऊद खान ने संविधान के नाम पर सिंगल पार्टी सिस्टम कायम कर दिया ताकि वही अकेले सत्ता में रह सके। अवाम ने इसका पुरजोर विरोध किया और फिर 1978 में पहली बार अफगानिस्तान में सौर क्रांति के नाम से एक आंदोलन शुरू हो गया। इस क्रांति की अगुवाई की नूर मोहम्मद तारिकी ने। अफगानिस्तान की जनता के समर्थन से आखिरकार क्रांति कामयाब रही और दाऊद खान को कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब अफगानिस्तान की सत्ता नूर मोहम्मद तारिकी के हाथों में थी। वो अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने। नूर मोहम्मद तारिकी तब के यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के बेहद करीबी माने जाते थे। सोवियत संघ तब एक कम्युनिस्ट देश के तौर पर जाना जाता था जो धर्म को नहीं मानता। सोवियत संघ से दोस्ती के बाद नूर मोहम्मद ने पहली बार अफगानिस्तान का आधुनिकीकरण करना शुरू किया। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, कल कारखाने शुरू किए गए और खास तौर पर महिलाओं की आजादी और उनकी तालीम पर जोर दिया गया। इतना ही नहीं, सामाजिक सुधार के नाम पर तारिकी सरकार ने अफगान के अमीरों की जमीन गरीबों में बांटने की मुहिम भी शुरू की। नूर मोहम्मद तारिकी की इस आधुनिकीकरण की कोशिशें और महिलाओं की आजादी अफगान के बहुत से कबीलों को रास नहीं आई। उन्हें यह इस्लाम के खिलाफ लगा और बस इसी के बाद मजहब के नाम पर नूर मोहम्मद तारिकी का विरोध शुरू हो गया। ये वो दौर था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। नूर मोहम्मद तारिकी का इस्तेमाल कर सोवियत संघ अफगानिस्तान में अपनी पैठ बना रहा था, तो वहीं ठीक उसी वक्त अमेरिका आधुनिकीकरण के नाम पर ईरान में अपनी पहुंच बना रहा था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के बढ़ते दबदबे को देखते हुए अमेरिका ने भी अफगान में अपनी ताकत आजमाने का फैसला किया। उसने मजहब के नाम पर नूर मोहम्मद तारिकी का विरोध कर रहे अफगानी मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। इस काम के लिए अमेरिका ने CIA की मदद से नूर मोहम्मद तारिकी के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन अमीन को अपने साथ मिला लिया। अब हफीजुद्दीन अमीन की आड़ में अमेरिका ने नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करना शुरू कर दिया।
विरोध को हवा देने के लिए अमेरिका ने हफीजुद्दीन अमीन को आगे कर अफगान के लोगों को मुजाहिदीन बनने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। मुजाहिदीन यानी वो लोग जो धर्म के लिए लड़ते हैं। इस काम के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की भी मदद ली। मुजाहिदीन की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होने लगी। हथियारों के लिए पैसे अमेरिका दे रहा था। मजहब के नाम पर ही नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार को गिराने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब को भी अपने साथ मिला लिया। इसी के बाद सऊदी से बहुत सारे लोग सोवियत संघ और तारिकी सरकार से लड़ने के लिए अफगानिस्तान पहुंच गए और इन्हीं में से एक था ओसामा बिन लादेन। उधर अफगानिस्तान के अंदर अलग अलग कबीलों के लोगों के अलावा बड़ी तादाद में सोवियत संघ और तारिकी सरकार के खिलाफ तालिब यानी छात्रों को भी भड़काया जाने लगा। बहुत से छात्र संगठन भी अब इस मुहिम से जुड़ने लगे। इन्हीं में से एक तालिब यानी छात्र था उमर, जो इस विरोध आंदोलन में सबसे आगे था। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए नूर मोहम्मद तारिकी को सोवियत संघ जाना पड़ा। वहीं सोवियत संघ के नेताओं ने उन्हें सुझाव दिया कि फिलहाल आधुनिकीकरण की इस मुहिम को रोक दें और शांति से काम लें। सोवियत संघ ने तारिकी को यह भी सुझाव दिया कि वो अपने विदेश मंत्री हफीजुद्दीन अमीन को हटा दें, क्योंकि वो CIA के लिए काम कर रहे हैं। पर खुद को हटाए जाने की खबर हफीजुद्दीन अमीन को CIA ने पहले ही दे दी थी। इसी के बाद नूर मोहम्मद तारिकी जैसे ही सोवियत संघ से काबुल लौटे, हफीजुद्दीन अमीन ने लैंड करते ही तारिकी समेत उनके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। इसके बाद हफीजुद्दीन अमीन अफगानिस्तान का नया हुक्मरान बन बैठा। नूर मोहम्मद तारिकी की मौत से गुस्साए सोवियत संघ ने 25 दिसंबर 1989 को अपनी थल सेना के साथ अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया। रूसी सेना ने काबुल में घुसकर हफीजुद्दीन अमीन को मार डाला। अफगान पर रूसी हमले के बाद अब अमेरिका को भी मौका मिल चुका था। अमेरिका ने मुजाहिदीनों को हवा दी और उन्हें रूसी सेना के खिलाफ लड़ने को उकसाया। इस काम के लिए अमेरिका ने मुजाहिदीनों को तमाम हथियार, पैसे और यहाँ तक कि मिसाइल तक दी। रूस ने अफगान पर हमला तो कर दिया था, मगर पहाड़ी और पथरीली इलाके की वजह से रूसी सेना जल्द ही मुसीबत में आ गई। उनके लिए वहां टिकना आसान नहीं था। एयरफोर्स भी उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पा रही थी। इधर मुजाहिदीन पूरी ताकत से रूसी सैनिकों से लड़ाई लड़ रहे थे। आखिरकार 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद 15 फरवरी 1989 को रूसी सेना अफगान को उसके हाल पर छोड़कर वापस लौट गई। पीछे छोड़ गई एक कठपुतली सरकार। रूसी सेना के वापसी के साथ ही इधर मुजाहिदीन अब आपस में ही लड़ पड़े। मुजाहिदीनों ने अपने अपने इलाकों और अपना अपना गुट बना लिया था। इसकी वजह से पूरे अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। आम लोग परेशान हो गए। धीरे धीरे गृह युद्ध में छोटे छोटे गुट हारते चले गए और जो विजय बनकर उभरा वो था अफगानिस्तान के छात्रों का गुट यानी तालिब। और तालिब में भी एक नाम जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया, वो छात्र था जिसने रूसी सैनिकों से सीधा लोहा लिया था। यहां तक कि रूसी सैनिकों के साथ लड़ाई में एक बम धमाके के दौरान उसकी दाहिनी आंख खराब हो गई थी। जो रूसी सैनिकों की वापसी के बाद मैदान जंग से दूर एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगा था, जिसकी वजह से लोग उसे मुल्ला भी बुलाने लगे थे। ये वही तालिब उमर था जो अब मुल्ला उमर बन चुका था। वही मुल्ला उमर जिसने तालिबान को जन्म दिया। वही मुल्ला उमर जिसने 1998 में पहली बार अफगान की सत्ता पर तालिबान को काबिज किया। वही मुल्ला उमर जो ओसामा बिन लादेन का अफगानिस्तान में सबसे भरोसेमंद वफादार साथी था। वही मुल्ला उमर जिस पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा था। तालिबान को पैदा करने वाले मुल्ला उमर की 2013 में मौत हो चुकी है, लेकिन तालिबान 2021 में फिर से जिंदा हो उठा। तो कुल मिलाकर कहानी की हकीकत यह है कि सोवियत संघ को हराने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में पहले मुजाहिदीनों की खेप तैयार की, फिर तालिबान को पैदा किया,
फिर उसी तालिबान के खात्मे के लिए करीब 20 साल तक अफगानी पहाड़ी और पथरीली जमीन की खाक छानी, सैकड़ों हजारों सैनिकों को गंवाया, 61 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, पर अफसोस ये सब बेकार गए। 20 साल पहले तालिबान की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए 2001 में पहली बार अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था। आज 20 साल बाद कुछ हजार अमेरिकी सैनिक अब भी अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं और अफगान की उसी सरजमीन पर 20 साल बाद एक बार फिर से तालिबान का कब्जा है। सुप्रतीम बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक।